आप देख रहे हैं जेके दास्तान में आपका मेज़बान रुखसार खान। आज जो शख्सियत हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मिलवाएंगे। सबसे पहले उनका खैर मकदम करते हैं अपने चैनल में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया सर, नाम क्या है आपका? सबसे पहले इश्तियाक मीर। सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? डिस्ट्रिक्ट डोडा से। सर, क्या आज ज़रूरत पड़ी, आप मीडिया का सहारा लेना पड़े, क्यों आए यहाँ पे? ये दरअसल जो बात हो रही थी वो भलेसा को लेकर हो रही थी, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा का एक पिछड़ा हुआ इलाका है, बात उसकी हो रही थी। भलेसा की बहुत पुरानी डिमांड, एक लंबी डिमांड थी वहाँ के लोगों की कि हमारे यहाँ हिली डिस्ट्रिक्ट हो, और वो डिज़र्व भी करता है हिली डिस्ट्रिक्ट के लिए। इससे पहले भी जैसे मैंने भाई से बात की थी, जब वहाँ पीडीपी और भाजपा की कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस समय उन लोगों ने भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट दिया था भलेसा को मिलाकर। सर, हम यहाँ आपको रोकना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, क्या आप चाहते हैं भलेसा एक डिस्ट्रिक्ट बने? एग्जैक्टली। भलेसा खुद में एक कल्चर, वहाँ का कल्चर, वहाँ का जो तहजीब तमद्दुन वो बिल्कुल डिफरेंट है। इससे पहले जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, इससे पहले वहाँ भलेसा को भद्रवाह से के साथ जोड़कर भद्रवाह को डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, जो कि हर एंगल से गलत था। जो हर एंगल से गलत था, हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किए थे, धरना प्रदर्शन किए थे। और आज मेरी आपसे बात करने का मतलब यह है, आप भद्रवाह को जो मर्जी बनाना चाहते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर भद्रवाह के साथ भलेसा को जोड़कर बनाना चाहते हो तो मुझे प्रॉब्लम है। सिर्फ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पूरे भलेसा की आवाम को इससे प्रॉब्लम है। भलेसा की एक बहुत पुरानी डिमांड है कि यहाँ हिली डिस्ट्रिक्ट हो, और अभी जैसे डिलिमिटेशन का प्रोसेस होगा तो हमारी गवर्नमेंट से ये डिमांड रहेगी कि भलेसा में इतनी पॉपुलेशन और इतना एरिया है कि वहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूंसीज बन सकती हैं, एक भलेसा ए करके और एक भलेसा बी करके। इससे पहले आपने किसी आला अफसरान से बातचीत की है? देखिए, इससे पहले हमारे यहाँ के हमारे जो भलेसा के लोग हैं, उनकी मीटिंग्स अलग अलग प्रकार के ऑफिसर्स से हुई हैं। जब पिछली बार जो इशू बना था, भद्रवाह के साथ जोड़ा था भलेसा का और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया था, उस पर हमने स्टे भी किया था। यहाँ जम्मू के अंदर बहुत सारे धरने प्रदर्शन भी किए थे। ये पहले हम डिमांड इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं डिलिमिटेशन होगा, इलेक्शन से पहले डिलिमिटेशन होगा, और मैं समझता हूँ कि वक्त की ज़रूरत है कि हम गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाएं कि एक्चुअल में हम लोग चाहते क्या है। क्योंकि अगर आप भलेसा को देखें, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ वहाँ से आती हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब वहाँ से आते हैं, शरीफ नियाज़ वहाँ से आते हैं, अभी हाल ही के जो वहाँ पे पिछली सरकार के जो एमएलए थे दिलीप सिंह परिहार, वो वहाँ से आते हैं। लेकिन इतनी सारी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के होने के बावजूद अगर आप कभी भलेसा का दौरा करेंगे और अगर आप भलेसा को देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि क्या गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग जो लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, इतने बड़े लीडर रहे हिंदुस्तान के अंदर, क्या ये उनका इलाका हो सकता है? मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के सबसे बिगड़े हुए रोड अगर आपको कहीं मिलेंगे वो भलेसा के अंदर मिलेंगे। हिंदुस्तान की सबसे बिगड़ी हुई बिल्डिंगें, जो स्कूल की बिल्डिंगें हैं, वो अगर आपको कहीं मिलेंगे वो आपको भलेसा के अंदर मिलेंगे। वहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम पे 2 हॉस्पिटल आए थे, एक भद्रवाह के लिए आया था, एक भलेसा के लिए आया था। एक ही दिन में ये हॉस्पिटल सेंक्शन हुए थे। बट वहाँ हमारी बदकिस्मती ये है कि जो भद्रवाह का जो हॉस्पिटल था वो 2 बार अभी तक रिपेयर भी हुआ, वो फंक्शनल भी हुआ, चला भी 2 बार, उसके लिए रिपेयरमेंट का पैसा भी आया, 2 बार रिपेयर भी हुआ। लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल भलेस का जो हॉस्पिटल था वो अभी 1 महीना पहले कंप्लीट हुआ है। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भलेसा के लोगों को कितना पीछे रखा जा रहा है और कितना नज़रअंदाज किया जा रहा है, चाहे कोई भी नेता हो वहाँ का। और मैं समझता हूँ कि समय की डिमांड ये है कि लोग इस चीज़ को समझें कि हमारे लिए काम कौन करता है। हमारे लिए कोई पर्सनैलिटी मैटर नहीं करती, चाहे वो आज़ाद साहब हो या चाहे नाज साहब हो सकता है वो देश में बहुत बड़ा नाम हो उनका, लेकिन हमारे लिए माने नहीं रखता। हमारे लिए हमारे लोग माने रखते हैं। आपने इन पर्सनैलिटीज़ का नाम लिया, क्या उनके कानों तक ये खबर है? एग्जैक्टली है, वो वहाँ के रहने वाले हैं, उनको सब पता तो है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि हम इनको इलेक्शन के टाइम फिसला के 2-4 झूठ बोल के इनसे वोट ले लेंगे, इनको इमोशनल करके, सेंटिमेंटल इमोशनल करके, इनको अपना हुआ दिखाकर हम इनसे वोट ले सकते हैं। लेकिन भद्रवाह में आपको काम करना पड़ेगा, नहीं तो वो लोग आपको वोट नहीं देंगे। इसका मतलब कि हमारे वहाँ के इतने भले लोग हैं, सीधे सादे लोग हैं, उनको तो आप आकर ठगाते हो, नहीं तो उनको एक्चुअल प्रॉब्लम तो पता है। कितने सारे एक्सीडेंट हुए उन रोड पे, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरफ कभी ध्यान दिया कि यहाँ पे रीज़न क्या है, जो एक्सीडेंट इतने सारे हो रहे हैं, इनके रीज़न क्या है, किस वजह से हो रहे हैं, ये सब वहाँ पे नहीं होता।
अभी 370 टूटने के बाद सरकार का ये मानना था कि डेवलपमेंट की तरफ काम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोज़गार बच्चे, नौजवान यूथ जो हैं उनको नौकरियों की तरफ मुब्तला किया जाएगा। क्या वहाँ कुछ देखने को आपको मिला ग्राउंड पे? देखिए 370-35 से ये भाजपा के लिए एक उनका एजेंडा था, एक प्रोपोगंडा था पूरे देश में राजनीति करने के लिए। आप यूँ समझिए कि भाजपा के लिए जम्मू कश्मीर एक राजनीतिक दंगल है, एक राजनीतिक अखाड़ा है जहाँ से कुश्ती लड़के ये पूरे देश में दंगल लड़ते हैं। चाहे आपने बिहार का भी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ वहाँ पे किस चीज़ के ऊपर कंपेन हुआ सब जानते हैं। और मैं समझता हूँ 370 जाने के बाद जो बातें की गई थी कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगी, यहाँ का टेररिज्म ख़त्म हुआ। सबसे पहले तो आप टेररिज्म पे ही बात करिए, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने लोकसभा में उठ के कहा था कि 370 हटा दिया, अब टेररिज्म ख़त्म। तो आपने खुद देखा, आप मीडिया से आपने खुद देखा, कश्मीर से कोई इलेक्शन लड़ रहा है, कोई सरपंच है, कोई दूसरा, कितनी किलिंग्स हुई है वहाँ पे। खुद को पॉलिटिकल एफिलिएशन देना, खुद को ये कहना कि मैं पॉलिटिकल एफिलिएटेड हूँ, एक गुनाह सा है। पता नहीं है कि कब कौन मर जाएगा, कब किसका इनकाउंटर हो जाएगा, कौन मारा जाएगा। तो ये सारे हालात हैं। 370 मैं समझता हूँ कि भाजपा जम्मू कश्मीर को ना कभी समझी है और ना कभी समझ पाएगी। और यहाँ के लोगों को ये चाहिए कि जो यहाँ की लोकल पार्टीज़ हैं, देखिए लोकल पार्टीज़ को अच्छे तरीके से सारे इश्यूज़ पता है कि जम्मू कश्मीर में किस प्रकार की प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या है। सेंटर की पार्टीज़ आती हैं उनको राजनीति करनी है। जो यहाँ की पार्टीज़ हैं, चाहे जम्मू की पार्टी हो या कश्मीर की पार्टी हो, वो इश्यूज़ को अच्छे से समझते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सेंटर की जो पार्टीज़ हैं उनको जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको बाइकआउट करना चाहिए। और ये ना कभी जम्मू कश्मीर को समझे ना कभी समझ पाएंगे। जम्मू कश्मीर की इस वक्त हालात क्या है, आप मीडिया से आप दिन ब दिन यहाँ के इश्यूज़ देख रहे हैं। यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है, यहाँ पे मजदूरी नहीं लोगों को मिल रही है। तो आप सारी हालात समझते हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि ये 370 के बाद जो बातें की गई थी वो सब झूठ था, सब फिसलाने वाली बात थी। आज का जो यूथ है जो ड्रग्स की तरह इन्वॉल्व हो रहा है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए ड्रग्स की तरह मैं सबसे पहले तो मैसेज देना चाहूँगा यूथ को कि ये बहुत गलत, क्योंकि आप भी एक युवा हैं। एग्जैक्टली ये बहुत, और ख़ास करके जो न्यू जनरेशन आ रही है, मैक्सिमम लोग ड्रग्स की तरह जा रहे हैं। एक रीज़न मैं इसका ये भी बता सकता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपके पास काम करने का कोई सोर्स नहीं है, आपके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे आप प्राइवेट जॉब करो, उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर है। अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है जो ड्रग्स की तरफ लोग जा रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको इतनी जल्दी हारना नहीं चाहिए, और ये बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि आपकी लाइफ देश के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रकार के स्टेप नहीं लेना चाहिए। जो आपके लिए हेल्थ के लिए सही होगा वही आप करिए। तो आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे यूथ के लिए? देखिए मेरा यूथ के लिए ये मैसेज रहेगा कि आप अपनी बेटरमेंट के लिए, स्टेट के लिए इश्यूज़ को अच्छी तरह से देखें कि सही जेन्युइन इशू क्या है। जो इमोशनल पॉलिटिक्स है, जो सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स है, उससे बाहर उठना चाहिए। जो रिलीजियस पॉलिटिक्स है उससे बाहर उठना चाहिए। जो इश्यूज़ हैं उन पे बात होनी चाहिए। इशू है अनएम्प्लॉयमेंट, इशू है किसान, इशू है यहाँ का मजदूर, इशू है यहाँ का बिजनेसमैन। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं है, और ये हमारे लिए कभी मायने रखता ही नहीं है। आज मेन मुद्दा क्या था, कारण क्या था जो मीडिया का सहारा लेना पड़ा, आप यहाँ पहुँचे? आज मेन मकसद मेरा ये था कि मैं भलेसा की बात को हाईलाइट करूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन हो, और मैं ये समझता हूं कि सिर्फ मेरी नहीं, ये पूरे भलेसा के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस समय आवाज़ उठाएं, ताकि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी एक मैसेज हो। जैसे मैंने हिली डिस्ट्रिक्ट की बात की, उसके लिए पहले भी हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन इस समय गवर्नमेंट को ये मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी है कि अगर डिलिमिटेशन हुआ तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी का, हम क्या चाहते हैं, ताकि लोगों की जो मर्जी है, लोगों की जो राय है, उसे मद्देनजर रखते हुए डिलिमिटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और भलेसा की जो रिप्रेजेंटेशन है वो भलेसा के लोगों को मिलनी चाहिए। तो चलिए, ये हमारे साथ थे बातचीत करने के लिए जो सोशल एक्टिविस्ट थे बलेसा से थे। इनका मानना और कहना यही है सरकार से कि जो बलेसा के अवाम हुए पिछड़े इलाका है जहाँ फारफलंग, वहाँ कोई भी फैसिलिटी अभी तक नहीं है मौजूद। तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वहाँ कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जाए जो बलेसा के लोग वो काम कर सकें। तो ऐसे ही हम अगली शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।